पुलवामा को लेकर हमेशा से कुछ चीजें संशय के घेरे में रही हैं। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, विमान से क्यों नहीं ले जाने दिया गया, जो रोड था, जो मेन रोड जिस पर यह काफिला जा रहा था, आर्टीरियल रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया, इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए, और इस जांच का क्या हो रहा है। ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी, अगाए बगाए इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत निजी मामला है और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। और इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें जो पहले व्यक्ति हैं पंकज त्रिपाठी जी, वो मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज से आते हैं और उनकी शहादत के वक्त जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने वहां पर उनके पिता को, उनकी गर्भवती पत्नी को और उनके छोटे से बच्चे को बिलखते हुए देखा है। तो मेरे लिए यह मामला बहुत निजी है, ईश्वर जाने इसका सत्य क्या है, लेकिन जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर, राज्यपाल थे जब यह हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे?
कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को। 2019 14 फरवरी को हुआ था। हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स? कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है?